हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का एक बुक हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास का हम देखेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो कि आपको 2 मार्क्स में पूछता है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे किसका, तो हिस्ट्री का, क्लास 10 का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दांडी यात्रा से क्या उद्देश्य थे, यानी कि दांडी यात्रा जो हुआ था इसके लिए उसके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए बात पहले समझ लीजिए दांडी यात्रा क्यों हुआ था। देखिए दांडी यात्रा जो गांधी जी के मतलब नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी ने किए थे। और क्यों किए थे, जो अंग्रेजी सरकार था उनके खिलाफ हुआ था। जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया गया था। तो इसका क्या था, कैसे हुआ, देखिए होता क्या है, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी 12 मार्च ऐसे लिखा हुआ डेट 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी की समुद्र तट से, यानी कि ये देखिए बात समझिए, जो यहाँ पे गुजरात में ये जगह है, यहाँ पे गुजरात में साबरमती आश्रम से दांडी की समुद्र तट तक लगभग 390 किलोमीटर दूर है। यानी कि यहाँ से मतलब कितना दूरी तय करना था, 390 किलोमीटर की यानी कि वही कहता है महात्मा गांधी ने 1930 में मतलब 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा, यानी कि दांडी यात्रा भी कह सकते हैं, दांडी की समुद्र तट तक लगभग 390 किलोमीटर की दूरी 80 यानी कि 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था। यानी कि 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया, जिसमें लोग जुड़ते गए, यानी कि वहां तक जाते जाते उसमें लोग जुड़ते गए। और दांडी यानी कि दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गया। अब सोच लीजिए, यानी कि उन्होंने मात्र 80 व्यक्तियों से 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया था दांडी तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। और वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है 50,000 व्यक्तियों ने वहां पर शामिल हो गए। वह यात्रा बेसिकली 24 दिनों के था। वह यात्रा कितना, 24 दिनों का था। तो यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने क्या, समुद्र के पानी से नमक बनाकर, अंग्रेजी सरकार था उसके नमक कानूनों को तोड़ दिया। इसका दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ना। समझ गए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, समुद्र के पानी से नमक बनाकर क्या, सरकार के नमक कानून को तोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके कितने दिन लगे थे, तो 24 दिन लगे थे। वहां तक पहुंचते पहुंचते कितने आदमी हो गए थे, 50,000 आदमी हो गए थे। तो ये क्वेश्चन समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे फिर से समझाने का प्रयास करूं, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से 130 किलोमीटर दूर, यानी कि दूरी पर, जो वहां पे ये है दांडी यात्रा, मतलब दांडी यात्रा की समुद्र तट से लगभग 390 किलोमीटर की दूरी कितना आदमी से, 80 आदमी, यानी कि 80 सहयोगियों के साथ प्रारंभ की, जिसमें लोगों को जुड़ते गए और दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या 50,000 हो गई। और वह 24 दिनों तक की मतलब सफर था, 24 दिन की यात्रा थी। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्र की पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी सरकार के नमक कानून को तोड़ा। और इसका मुख्य उद्देश्य वही था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर उसकी कानूनों को तोड़ना। यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक हथियार नपाल और एजेंट ऑरेंज क्या है। जो रासायनिक हथियार था, यानी कि नपाल और एजेंट ऑरेंज बेसिकली क्या था। देखिए नपाल एक ऐसा मतलब ऑर्गेनिक मतलब ऐसा था, मतलब रासायनिक हथियार था जो वह बेसिकली त्वचा में चिपक कर जलता था। एजेंट ऑरेंज बेसिकली ऐसा था जो पेड़ की पत्तियों को झुलसा कर रख देता था, यानी कि कैसे जंगल, इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, जंगल को उजाड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, अमेरिका और वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। बात समझिए, जब अमेरिका और वियतनाम की युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। देखिए नापाम एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि कार्बनिक यौगिक था। आपको भी पता है कार्बनिक यौगिक है, जो बेसिकली वह आपको कार्बनिक यौगिक आप पढ़े होइएगा, आपको पढ़ाना है, ऐसे भी 10th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो नापाम एक ऑर्गेनिक क्या है, यानी कि कार्बनिक, जिसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। कार्बनिक क्या है, यौगिक था जो अग्नि बमों की में, यानी कि अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ, जो अग्नि बम होता है उसमें गैसोलीन के साथ मिलकर
एक मिश्रण तैयार करता है, एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक कर क्या करता है, चिपक कर जलता रहता है। क्या होता है, जलता होना चाहिए, चलता नहीं, जलता होना चाहिए, जलता, चिपक कर जलता रहता था, ठीक ना। तथा एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिसका प्रयोग, जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और उसकी जो फिर क्या हो जाता था, मतलब पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और फिर वह मर जाता था। वह क्या, मर जाते थे। जब झुलस जाएगा पत्ता तो मर ही जाएगा ना। अमेरिका इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने के लिए किया था। प्रयास समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर समझाने का प्रयास करूं। अमेरिका ने क्या किया था, मोटे मोटे तौर पर समझिएगा, आप आराम से लिख पाइएगा। देखिए अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, वियतनाम पर नापाम और एजेंट ऑरेंज के रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया। नापाम बेसिकली एक ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक यौगिक था जो अग्नि बमों के साथ मिलकर यानी कि गैसोलीनों के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा में चिपक कर क्या जलता रहता है। तथा एजेंट ऑरेंज बेसिकली ऐसा जहर था जिसका मतलब जिसके प्रयोग से यानी जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ मर जाता था। अमेरिका ने इसका उपयोग क्या किया था, जंगलों को खत्म करने के लिए किया था। तो देखिए जितना हम बात बोले हैं, अगर आप इसमें थोड़ा भी याद कर लीजिएगा तो वहां से अपना परिभाषा में वहां पर लिख दीजिएगा। यह आपको पता हो गया कि अमेरिका और वियतनाम युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने वियतनाम के नापाम एजेंट और ऐसे तो नापाम एजेंट ऑरेंज तो क्वेश्चन में रहेगा, तो नापाम एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। तो पता है कि नापाम क्या होता है, नापाम एक कार्बनिक यौगिक है, मतलब जो गैसोलीन आपको याद नहीं है, अग्नि गैसोलीन तो सीधे अग्नि बमों के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है। वहां पे अच्छा प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए, आराम से नंबर मिलेगा, ठीक ना। आपको आराम से 400 450 प्लस नंबर आएगा, बस आराम से पढ़ते रहिए, ठीक ना। गैसोलीन के साथ मिलकर के एक मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा के साथ चिपक कर जलते रहता है। आपको पता है एजेंट ऑरेंज क्या है, एक ऐसा जहर है जिसका पेड़ के पत्ते झुलस जाता है, पेड़ मर जाता है, और अमेरिका इसका उपयोग जंगल को खत्म करने के लिए किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2015-2020 के एग्जाम में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी कैसे। जो साम्यवाद था बेसिकली वह एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी कैसे। तो बात समझिए यहाँ पे, देखिए साम्यवाद ऐसा था, मतलब एक नई आर्थिक और ऐसा व्यवस्था पहले कभी नहीं लागू किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो सरकार रहता है, मेन राज्य कहती होता है, पूरा राज्य के होता है, जो कृषि होता है, खेती होता है, उसको क्या संपत्ति अपने राज्य के संपत्ति घोषित करके, और जितना राज्य में मजदूरी होता है, मतलब जितना लोग होते हैं उसको काम करने के लिए मजबूर किया जाता है कि काम करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि अपना मन की मर्जी नहीं, जो आप वहाँ पे जो टोटल जो कृषि का भूमि था वो बेसिकली राज्य का संपत्ति हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कानून पहले नहीं हुआ था, इसीलिए कि यह नई आर्थिक था। ऐसे समझाने का प्रयास करो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए 1917 की रूसी क्रांति के बाद, यानी कि यहाँ पे देखिए रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। बात समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई आर्थिक क्यों हुआ था, तो वह हुआ था क्यों कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। क्या गया था, साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। भाई कृषि जो भी भूमि था कृषि, और इसके लिए क्या राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, और किसानों में बांट दिया गया, और व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जो व्यक्तिगत संपत्ति जैसे आपके नाम पर खेत है उसको भी जब्त कर लेगा, वो भी राज्य का हो जाएगा। जो आपके घर में जो भी सामान है वो सभी राज्य का है, ठीक है, मतलब राज्य सरकार का हो जाएगा। वही कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करके राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना अनिवार्य हो गया, यानी कि भाई प्रत्येक व्यक्ति के लिए राज्य अब कहेगा, अब आकर मारेगा आपको कहेगा काम करो तो काम करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करने अनिवार्य हो गया, और ऐसी व्यवस्था विश्व में पहले किसी भी देश में लागू नहीं की गई थी। अतः साम्यवाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी कि नई आर्थिक और नई सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फिर से समझाने का प्रयास करूं। देखिए 1917 में रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ था, रूस में जो साम्यवादी व्यवस्था लागू की गई थी, और इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी कृषि भूमि था वो बेसिकली सरकार को यानी कि राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया गया, और किसानों में बांट दिया गया कि आपको इतना में खेती करना है, ठीक ना, इतना ही में खेती करना है, और सभी का जो उपचार होगा राज्य रख लेगा। तो वो में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप बात समझिए। तो किसानों में बांट दिया गया, और व्यक्तिगत जो संपत्ति रहता है उसको भी क्या करता है, जब्त करके राज्य को मतलब संपत्ति घोषित कर दिया जाए, राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करने अनिवार्य हो गया। ऐसा नहीं कि आपको आज करने का काम है तो करिएगा, नहीं करने का मन है तो नहीं कीजिएगा, ठीक ना, अनिवार्य हो गया।
ऐसी व्यवस्था विश्व में पहली कभी भी देश में किसी भी देश में लागू नहीं किया गया था। अतः साम्यवाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था थी। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2014 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं इतना बोल रहा हूँ, आपको प्लीज अगर अच्छा लग रहा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए हम सोचते हैं कि आपको समझाने का प्रयास करें, ऐसा नहीं क्वेश्चन दिया हुआ सिर्फ बकई जाए पढ़ी जाए, ऐसा हम नहीं करना चाहते। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, 2-3 फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए अक्टूबर क्रांति हुआ क्या था बेसिकली, देखिए वो हुआ था जो रूस में हुआ था बेसिकली, क्या बोल्शेविक क्रांति के समय, जो पुराने कैलेंडर में क्या उस देखिए बोल्शेविक क्रांति का 7 नवंबर 1917 को हुआ था, 7 नवंबर 1917। लेकिन जो उस समय जो नई पुरानी कैलेंडर के अनुसार उस दिन क्या होता है, 25 अक्टूबर रहता है। क्या 25 अक्टूबर ही रहता है, 25 जो 1917 रहता है पुराने कैलेंडर के अनुसार। वही कहता है 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन क्या 25 अक्टूबर 1917 था, इसलिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। इस दिन पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों को क्या करता है, बोल्शेविक ने क्या करता है, अधिकार कर लिया, यानी कि उस पर मतलब अपना शासन कर लिया। बोल्शेविक ने क्या किया, वह अधिकार कर लिया, उस पर मतलब शासन कर लिया, उसको जब्त कर लिया। वही कहता है कि देखिए फिर समझिएगा क्वेश्चन को, 7 नवंबर 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। पुराने कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, उस दिन 25 अक्टूबर रहता, 25 अक्टूबर 1917 रहा था, इसलिए 7 नवंबर 1917 के बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। उस दिन क्या होता है, पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या करता है, बोल्शेविकों ने क्या करता है, वो अधिकार कर लेता है, उस पर जब्त कर लेता है। यही बेसिकली होता है। तो आप क्या समझते हैं, आप आराम से दे सकते हैं। यह क्वेश्चन 2018-2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था। देखिए इटली और जर्मनी का जब एकीकरण होता है उसमें ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका होता है बेसिकली। देखिए ऑस्ट्रिया वह है जो इटली और एकीकरण नहीं करना चाहता था, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण नहीं कराना चाहता था, वो इसका विरोध करता था, वो उसको कुचलना चाहता था। यानी कि उसको जब एकीकरण के लिए या इटली तथा जर्मनी चाहता था, तब जब क्या ऑस्ट्रिया क्या करता था, उसको रोकना चाहता था, उसको दबाना चाहता था, उसको कुचलना चाहता था। वही उसका कारण था। देखिए यहाँ ऑस्ट्रिया इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ा विरोधी था, यानी कि का विरोधी था, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। कौन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। वह इटली तथा जर्मनी के एकीकरण होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जो एकीकरण में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था। कौन, ऑस्ट्रिया क्या करना चाहता था, वह इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था। ठीक, परंतु जितना वह आंदोलन को दबाना चाहता, यानी कि मान लीजिए वह ऑस्ट्रिया था जो जितना आंदोलन को दबाना चाहता था, दबाता उतना क्या करता, इटली तथा जर्मनी की जो नागरिक था, जो जनता था, एकीकरण की भावना और प्रबल हो जाती। यानी कि जो ऑस्ट्रिया था वह जितना आंदोलन के क्या करता, जितना वह आंदोलन को दबाता, इटली तथा जर्मनी के नागरिकों में एकीकरण की भावना और प्रबल हो जाती। यानी कि जितना वो दबाना चाहता, जितना वो एथी करना, और वहाँ पे नागरिक था उनके क्या उसमें और भावना जागता था कि नहीं एकीकरण करना ही है। ठीक है ना। 1848 में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के एकीकरण की मांग की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई। देखिए यह कारण क्या था, जब वहाँ के 1848 में क्या हुआ, मेटरनिख का पतन हो गया। पतन के बाद क्या हो गया, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण की मांग सबसे बड़ी, यानी कि एकीकरण हो गया तो सबसे बड़ी मांग था वह पूरा हो गया इसका, इटली तथा जर्मनी का। लेकिन ऑस्ट्रिया कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्यों, देखिए ऑस्ट्रिया वह उसका विरोधी था, उसको रोकना चाहता था। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण को राष्ट्रीय जो भी आंदोलन होता था उसको कुचलना चाहता था, परंतु जितना वह कुचलना चाहता था, जितना उसको दबाना चाहता था, इटली तथा जर्मनी के जो नागरिक था उसको एकीकरण की भावना और प्रबल हो जाती, और जाग जाता था उसके दिल में होता है ना कि अब करना ही है, ठीक ना, वैसा ही हो जाता है उसमें। लेकिन 48 में क्या होता है, 1848 में मेटरनिख जब पतन हो जाता है उसके बाद तो आराम से एकीकरण हो गया और इसकी सबसे बड़ी मांग की बाधा समाप्त हो गई। यह क्वेश्चन 2013-2020 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए मैं सोचता हूँ कि
जो यहाँ पे लिखा है ऐसा तो परिभाषा है, सटीक आंसर है, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ों को समझते हैं, मेरे बातों को सुनते हैं तो अपने से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि अब भाई यहाँ पे इतिहास चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना साइंस चला है, केमिस्ट्री चला है, जो गलत लिख दीजिएगा तो गलत आ जाएगा, नहीं। ये अब देखिए इतिहास से थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको इसी प्रकार से वीडियो ऑल सब्जेक्ट का 10th क्लास के हर एक विषय का हर पार्ट बाय पार्ट आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, यानी कि ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव यानी कि दीर्घोत्तरीय, लॉन्ग मतलब सब्जेक्टिव में कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और मतलब शॉर्ट क्वेश्चन सब, यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक ना। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।